आज हम उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसमें से संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड एवं मनोनीत सदस्य। फिर अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने यानी डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है केवल राज्यसभा में। मतलब कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको पद से कैसे हटाना है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं वो केवल जो है राज्यसभा में लाए जाते हैं। फिर है अगला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। इसको देखो, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार जो होता है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा इसका निर्णय जो होता है अंतिम होता है। कह रहा है राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, उससे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। फिर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति कहते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। फिर है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। मतलब इसमें कहा गया है कि 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब जो उपराष्ट्रपति है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो 64 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। कह रहा है अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश उनको अपने पद से हटना पड़ता है या मतलब नहीं होते या बीमार होते हैं तो उनका सारा कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेगा उनकी अनुपस्थिति में। ये आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया है। ठीक, फिर है कि आर्टिकल 66 में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसके बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब कितने साल तक या कितने दिनों तक रहेगा, ये जो है आर्टिकल नंबर 67 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। कह रहा है उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड, और कह रहा है कि अगर आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 68 में दिया गया है। फिर अगला है कि 69 में ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, मतलब उपराष्ट्रपति कौन कौन सी शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, वो जो है आर्टिकल 69 में कहा गया है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जो जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उस समय उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो वो जो है वो अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करते हैं, ये आर्टिकल 70 में कहा गया है। फिर है 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, मतलब चुनाव से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आर्टिकल 71 में दिया गया है। फिर आगे भारत के उपराष्ट्रपति आज तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं उसके बारे में देखो। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है 1952 से लेके 1962 तक, ये पहले हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1962 से लेके 1967 तक रहे हैं। अगला श्री वराह मिहिर वेंकटगिरी, ये 1967 से लेके 1969 तक। अगला है श्री गोपाल स्वरूप पाठक, ये जो है 1969 से लेकर 74 ईस्वी तक ये जो है उपराष्ट्रपति भारत के रहे। 5वें नंबर पे श्री बी डी जत्ती रहे,
ये कितने दिनों तक? ये रहे 1974 से लेकर 1979 तक। फिर छठे नंबर पर थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 79 से लेकर 1979 से 1984 तक रहे। फिर श्री आर वेंकट रमन, ये जो है 1984 से लेकर 1987 तक रहे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से लेकर 1992 तक कार्य पर रहे उपराष्ट्रपति। फिर 9 है श्री के आर नारायण, कौन है? श्री के आर नारायण, ये जो है 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक। फिर 10वें नंबर पर श्री कृष्णकांत, ये 1997 से लेकर 2002 तक श्री कृष्णकांत। फिर है श्री भैरव सिंह शेखावत, ये जो है 2002 से लेकर 2007 तक। फिर देखो 12वें नंबर पर डॉक्टर हामिद अंसारी, ये 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। फिर अगले हैं जो है 13 नंबर का, ये हैं श्री मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू, ये 2017 से लेकर 2022 तक। और अब हैं 14वें नंबर पर श्री जगदीप धनखड़, ये 2022 से अब तक हैं। फिर हम आगे देखें। अगला है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब कह रहा है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा। ठीक, मतलब राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब राज्यसभा सदन की अध्यक्षता जो है, इसमें जो है ऐसे सदस्य जो है अध्यक्षता करता है राज्यसभा में जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। फिर राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो अभी बताए हैं उपराष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति नहीं रहता तो उनकी मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके सभी कार्यों को पूरा करता है। फिर अगला है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के कानून से लिया गया है, अमेरिका के सिद्धांत से। फिर है अगला कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो ये राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो किसको देता है? राष्ट्रपति जो है अपना पद त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। फिर आगे है कह रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना करिए। तो अगर हम राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, देखो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कहाँ उनको? जो संसद के दोनों सदन और राज्य विधान सभाओं और दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर है कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अब हम उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधान मंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर अगला है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाए मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग आता है वो उसका जो प्रस्ताव है वो केवल हम लोग राज्यसभा में ही दे सकते हैं। फिर है कि भारत मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचयी निधि, देखो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आधारित होता है। क्या उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो संचित निधि पर आधारित होता है। कंसोलिडेटेड क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो है भारित होता है। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, तो प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो ये 50। फिर है भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, तो होता है लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा जो है वो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, तो लोकसभा, लेकिन राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब राज्यसभा या लोकसभा दोनों के किसी भी में वो सदस्य हो तो प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। कौन, जो अनुच्छेद 75 है इसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। कौन, अनुच्छेद 75। फिर मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब जितने भी मंत्री होंगे उनमें से मतलब लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, मतलब लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उसमें से 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये वर्णित है। यह प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 91 संविधान संशोधन जो 2003 इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। अगला है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 माह तक। मतलब आपको संसद में जो है सदस्य अगर आप नहीं हैं तो आप अधिकतम 6 महीने तक ही केवल जो है केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। आपको सदस्यता लेनी ही होगी। फिर आगे केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। मतलब केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रकार इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्या कहा गया है कि भारत के संविधान के कह रहा है किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, मतलब 257 जो अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल न पड़े। फिर लाभ के पद,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह रहा है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा। लाभ के पद मतलब लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके? संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के अधीन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन कार्य करती है। फिर जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये बने कैलाशनाथ काटजू। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये बने कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वो थे श्री R.K. पणमुगम चेट्टी। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. पणमुगम चेट्टी थे। फिर है भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। फिर है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो ये चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 352(3) में जो है मंत्रिमंडल का उल्लेख है। इसमें 352 के 3 में श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। क्या है? श्वेत पत्र जो है वो भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन ये गोपाल स्वामी आयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में डिफरेंस देखेंगे। ठीक, तो पहले मंत्री परिषद देख लेते हैं। देखो, मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, मतलब मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं? एक होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है, एक होते हैं राज्य स्तर के मंत्री और एक उप मंत्री। ये एक संवैधानिक मतलब जो मंत्री परिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। फिर है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं, ये हो गया मंत्रिपरिषद और ये मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में इसमें केवल क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर मतलब मंत्रिमंडल में कैबिनेट में, और इधर क्या इसको बोलते हैं मिनिस्टर्स। ठीक, मंत्रिमंडल में देखो इधर अगर दोनों को मिला के पढ़ें, ठीक है, देखो मंत्रिमंडल में इसमें जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री होते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होंगे। फिर जो मंत्रिपरिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के 75 और 74 में किया गया है। ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, मतलब पहले नहीं था, तो फिर संविधान में संशोधन 44 नंबर का किया गया 1978 में,
फिर ये 352 उसमें जोड़ा गया, जिसमें जो है मंत्रिमंडल का मतलब उल्लेख है। फिर देखो, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मतलब मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है। इसमें व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या है? व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है, मतलब ये इसका प्रयोग करता है। और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है कौन? मंत्रिमंडल। देखो, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मतलब जो मंत्रिमंडल जो भी नियम कानून बनाता है वो जो है मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। फिर नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मतलब मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद को मतलब अपने जो नीतियाँ बनाता है उसको देता है और कहता है उसका मतलब क्रियान्वयन करो। फिर मंत्रिपरिषद जो है उसका क्रियान्वयन करता है और इसकी देखरेख जो होता है वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट करता है। अब देखो, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आगे है महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अटॉर्नी जनरल एंड जो है कंप्ट्रोलर एंड जो है एडिटर जनरल, इसके बारे में देखिए। देखो, भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, ठीक। कौन? भारत के 3 विधि अधिकारी। पूछेगा कि भारत के कितने अधिकारी होते हैं, तो कितने विधि अधिकारी हैं, तो 3। एक है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत का महाधिवक्ता, मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता, मतलब एडिशनल जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, कौन हो गए? भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। फिर से देखो, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और जो है अपर महाधिवक्ता, ठीक। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर है भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। फिर अगला है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। फिर है भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। महान्यायवादी जो किसका सलाहकार होता है? ये भारत सरकार का। फिर आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपता है? तो नंबर 1, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मतलब भारत सरकार से संबंधित जो मामले होते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार की तरफ से पेश होना। सेकंड है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक तो भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पेश होता है, दूसरा राष्ट्रपति के प्रति जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है उच्चतम न्यायालय से। फिर तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। मतलब सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये है महान्यायवादी का कार्य। ठीक है, एक तो देखो जो है भारत सरकार की जो है पैरवी करता है एक प्रकार से देखा जाए उच्चतम न्यायालय में, और ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के, और फिर भारत सरकार मतलब सरकार से संबंधित किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 76(4) में कहा गया कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। फिर देखो कह रहा भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में
बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। कहता है कि संसद के किसी भी सदन में वो मतलब सदस्य तो है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। कौन? महान्यायवादी। फिर देखो सॉलिसिटर जनरल, यानी कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? अभी हम पढ़ रहे। देखो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर कौन होता है? ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी जो हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। क्या है? महान्यायवादी का पद जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता जो है एक संवैधानिक ना होकर वैधानिक है। देखो ये चीज़ याद रखना कि जो महान्यायवादी है वो संवैधानिक है और महाधिवक्ता जो है वो वैधानिक है। फिर आगे देखो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये बी नरसिम्हा राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरसिम्हा राव नरहरि राव। देखो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। फिर राज्य को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को जो है सलाह देता है। फिर संसद की लोक सेवा समिति यानी कि पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो ये रहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति में जो है संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका होना जरूरी है लोक सेवा समिति में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का। चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो होता है लोक लेखा समिति का। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चीफ मतलब क्या कहा जाता है? अभिभावक मतलब चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसका कहा जाता है? लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य हो चाहे केंद्र हो, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इनके जो खर्चों का वित्तीय खर्च के मामलों का जांच कौन करता है? वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। फिर नियंत्रक एवं महालेखा देखो नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि मतलब उनको पैसे किससे मिलते हैं? उनको वेतन तो वो मिलता है भारत की संचित निधि से। फिर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। देखो 148 में आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। ठीक है। 149 में कहा गया है। फिर से 48 में क्या कहा गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में। देखो मतलब महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे होगी और जो है पद से मुक्ति कैसे होगी, ये आर्टिकल 148 में कहा गया है। फिर है 149 में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 49 में महालेखा जो परीक्षक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसका जो है उसको कौन सा मतलब कार्य या शक्तियाँ हैं वो 149 में कहा गया है। फिर 150 में कहा गया है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह।
मतलब संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह 150। ठीक, 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में कहा गया है। ठीक, अब देखें तो देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। मतलब जिस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश उसको मिल जाता है, उस समय कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। फिर अब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद यानी कि पार्लियामेंट। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक बिल जो है ये परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक किसके अंतर्गत है? तो ये 110 आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 110 में जो है, संविधान के अनुच्छेद 10 में 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। फिर है आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य जो है आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर जो है अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य आवंटन किया गया है। फिर है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। क्या है? भारत के लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है वो लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो आता है 249 में राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के बारे में बात की गई है। फिर है संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। क्या संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो किस प्रकार के प्रावधान से संबंधित है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। फिर से जो चौथी अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित बात कही गई है। फिर अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों यानी क्या है? देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो 105 में क्या कहा गया है कि संसद के सदस्यों में जो विशेषाधिकार और अनुमति है उसके बारे में बात की गई है 105 में। अगला है लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति। देखो, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति जो है यानी कि कोरम पूर्ति जो है वो सदन की कुल संख्या के 1/10 संख्या के बराबर होती है। क्या होता है? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसकी जो गणपूर्ति है, कोरम जो है वो सदन की कुल संख्या का, जितनी भी वहाँ सदस्य संख्या होते हैं उनका 1/10 संख्या से होती है गणपूर्ति। ठीक है। फिर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर हम राज्यसभा का मतलब सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उम्र है 30 ईयर होना चाहिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? देखो, संसद के किस सदन का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक, वो जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या पूछ सकता है कि कौन सा सदन में है जो है उसका अध्यक्ष जो होता है वो किसी भी सदन का मतलब सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा। ठीक, संसद के किस सदन में सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। फिर अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है? तो ये अनुच्छेद 253 में ये कहा गया है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं उसको लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर है भारतीय
संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन क्या है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। आगे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है वो 1971 का जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक, मतलब 2026 तक लोकसभा में जो राज्य में सीटों का आवंटन है वो 1971 के जनगणना पर आधारित है, वो यथावत रहेगा 2026 तक। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये 2026 तक अभी ऐसे ही रहेगा। फिर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो 31, मतलब संविधान में जो 31वां संविधान संशोधन है उसमें जो है पहले थी 525 सदस्यों की संख्या, लेकिन अभी कितनी हो गई है, वो 545 हो गई है। फिर लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को क्या है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले, ठीक, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही वो किसके द्वारा बंद किया जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जो है उसको भंग कर सकता है। फिर अगला तो वो संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 में जो है 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है। 81 में लोकसभा की संरचना और 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन क्या हो जाएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, ये 82 में कहा गया है। फिर 83 में आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात किया गया है। और 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के सत्र 17वां नियम विघटन, मतलब संसद के सत्र के बारे में बात किया गया, उसका 17वां कैसे होगा उसके बारे में, और कैसे उसका विघटन होगा उसके बारे में अनुच्छेद 45 मतलब 85 के अंतर्गत कहा गया है। फिर 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार किसके अंतर्गत है, 86 के अंतर्गत। फिर 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अगर बात किया जाए तो ये जो है किसके अंतर्गत है, 87 के अंतर्गत। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण शामिल है, ठीक। फिर अगला है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है, क्या है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात किया गया है। फिर से देखो आर्टिकल 88 में सदन के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बात किया गया है। फिर 89 जो है वो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में जो है पूछेगा कि आर्टिकल जो है 89 है वो किससे संबंधित है, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। फिर है आर्टिकल 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाना यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें जो है 90 में कहा गया है। किसके, राज्यसभा के उपसभापति की पद नियुक्ति और जो है त्यागपत्र, ठीक, ये 90 से रिलेटेड है। फिर है 91, देखो 91 में कहा गया कि सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। कह रहा है कि 51 में कहा गया कि जो सभापति होती है, सभापति जो होता है उसके कर्तव्य का निर्वहन और सभापति के रूप में कार्य करने की
उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में आर्टिकल 91 में कहा गया है। अगला है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। क्या है? जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति, चाहे राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। यानी कि आर्टिकल 92 में कहा गया है। फिर है 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 बात करता है। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपसभा पद, मतलब देखो, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल 94 में कहा गया है। अगला है 95, इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति के बारे में 95 कहता है। फिर से देखिए क्या कहता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। मतलब जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प जब आया हो तब उसका मतलब पीठासीन न होना। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 96। फिर 97 में, आर्टिकल 97 में क्या लिखा है कि उसमें है कि सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में 97 में संविधान के आर्टिकल 97 में सभापति या उपसभापति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते के बारे में बात किया गया है। फिर 96 है, 96 आर्टिकल में संसद का सचिवालय, तो संसद का सचिवालय किस में है? 98 में। फिर अगला है आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब शपथ लेने का जो प्रावधान है वो किस में दिया है? 99 में। फिर है आर्टिकल 100, इसमें दिया है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, मतलब दोनों सदनों में मतदान और रिक्तियां हैं उसको होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा उसकी गणपूर्ति के बारे में आर्टिकल 100 में कहा गया है। आर्टिकल 101 में स्थानों का रिक्त होना, उसके बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएँ यानी कि योग्यताएं क्या हैं उसके बारे में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, अगर कोई अयोग्यता होती है उस पर जो है प्रश्न पर निर्णय लेने का जो प्रावधान है वो किस में कहा गया है? आर्टिकल 103 में। फिर अनुच्छेद 104 में कहा गया है, मतलब 104 के अंतर्गत अनुच्छेद 99 में जो है शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले जो आहर्त न होते हुए अथवा निर्हरित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड, मतलब जो उसका सदस्य नहीं है और फिर भी उस मतलब सदन में बैठता है तो उसके लिए मतलब उसका मतदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसके लिए जो दंड है उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 100 के अनुच्छेद 99 में ये बात कही गई है। फिर अगला है कि निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है संसद तथा विधानमंडल दोनों के सुझाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन? भारत निर्वाचन आयोग जो है वो संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के उत्तरदायी होते हैं, मतलब यही पूरे जो निर्माण प्रक्रिया है या उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको देखता है। अगला है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जो हैं ट्राइब्स, उनके लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में 6 सीटें जो हैं वो लोकसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित है।
फिर है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसका? लोकसभा का कार्यकाल जो है, अगर आपातकाल है उस समय जो है 1 साल, एक बार में सिर्फ 1 ही साल बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो ये जो है भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर अगला है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। मतलब क्या हो गया कि 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित जो व्यवस्था है उसको अब जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है। मतलब जो 25 जनवरी 2020 में बढ़ाया गया वही है। फिर अगला है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। तो ये तो लोकसभा हो गया। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए? 30 ईयर। फिर अगला है लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, मतलब सर्वाधिक जो प्रतिनिधि हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, ये भारत के किस राज्य से आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश। वैसे ही अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भी भारत में आते हैं। मतलब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। कितने हैं? 48 सीटें हैं। फिर अगला है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो है ये मतलब समाप्त कभी नहीं होता है। इसमें जो होता है रूल होता है कि इतने तिहाई लोग हर, मतलब जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज़्यादा लद्दाख है। फिर है परिसीमन, मतलब परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये उन्नाव उत्तर प्रदेश है। मतलब परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, और नहीं तो वैसे लद्दाख है। फिर लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। अगला है कि भारत की संचित निधि, देखो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, ठीक, ये जो है किसके? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। क्या है? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये सब भारत की संचित निधि यानी कि भारित व्यय कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रपति के वेतन भत्ते व उससे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। फिर थर्ड, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उससे मतलब पेंशन या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर है भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उसका भी उनके जो है वेतन भत्ते और पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि द्वारा इस संबंध में भारित या घोषित किया जाए। फिर आगे अगर देखें तो यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब अगर कोई असंतुष्ट है, लोकसभा या जो सभी सदस्य हैं उसके बहुमत अगर अधिक पड़ जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, चाहे कार्यकाल उसका पूरा हुआ हो या ना पूरा हुआ, उसको अपने पद से मतलब हटाया जा सकता है। फिर अगला है कि 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो है बुलाए जाते हैं? तो ये कम से कम 2, 6 माह की अवधि पर। फिर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी 6 वर्ष का होता है। अगला है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। क्या है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा जो प्रोटेम
स्पीकर है उसका जो कर्तव्य निर्वाचित जो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। इसका काम क्या है प्रोटेम स्पीकर का? वो जो नव निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसी को बोलते हैं स्पीकर। ये जो है अपने निर्णायक मत जो है उसका प्रयोग कब करता है? तो ये कब करता है? जो निर्णायक मत है उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। ये जो है किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, जब मान लो कोई मतलब वोटिंग की व्यवस्था जब होती है तो उसमें अगर 50-50 पे आके रुक जाते हैं तो वहाँ पे अपना ये लोकसभा मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष या जो निर्णायक अपने मत का प्रयोग करता है केवल उसी समय बस। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मावलंकर जी थे। अगला है कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा जो समिति है वो किसकी जांच करती है? तो ये करती है लोक मतलब जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट भी तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। पटल मतलब जहां वो बैठते हैं। अगला है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने मतलब किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये राज्यों की विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। हम नया संसद के बारे में देखते हैं। नया संसद जो है हमारा बना है, ये बना 28 मई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। फिर सेंट्रल विस्टा जो है, सेंट्रल विस्टा ये है सेंट्रल, देखो इसका क्या बात है कि जो संसद भवन का उद्घाटन किया गया जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन 4 मंजिला का संसद भवन का निर्मित क्षेत्र जो है ये 64,500 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है इसका पूछ सकता है कितने वर्ग मीटर में है? तो ये 64,500 वर्ग मीटर में है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिकोणीय है। ठीक, इसके मुख्य द्वार कितने हैं? इसके 3 मुख्य द्वार हैं। कितने हैं? 3, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता जो है वो 384 है तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता जो है वो है 888। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था जो है वो है 1272 और लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा वो कमल है। मतलब राज्यसभा कमल और लोकसभा मोर पर आधारित है। संसद परिषद में मतलब संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है और पुराने संसद भवन को अब जो है संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे देखें तो जो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता, परंतु जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। फिर से प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। अगला देखिए जो विशेष मतलब विशेषाधिकार है। अगर हम बात करें विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 25, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। मतलब विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि मतलब संसद में सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल जो होता है वो मंत्री द्वारा, और गैर सरकारी विधेयक जो है वो मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट बिल है वो मंत्री द्वारा और जो नॉन गवर्नमेंट बिल है वो मंत्री के अलावा कोई अन्य जो है सदस्य प्रस्तुत करता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं? तो ये 12। संगीत कला और भी अन्य उत्कृष्ट अपने काम में दक्ष व्यक्तियों की जो है राष्ट्रपति 12 लोगों की नियुक्ति करते हैं। फिर है राज्यसभा के लिए नामांकित यानी नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस। मतलब पहली हीरोइन जो थी वो अभिनेत्री जो थी जो मतलब कि नॉमिनेट की गई थी तो वो कौन थी? नरगिस दत्त। ये 1980 से लेकर 86 तक। फिर अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार।
ये इनका नाम लड़कों जैसा है लेकिन ये हैं लेडी मतलब फीमेल। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक ये रही थी। कौन? मीरा कुमार। फिर है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक अगर पारित करना है या प्रस्तुत करना है तो ये राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना नहीं हो सकता है। फिर अगला है कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो ये थे जीबी मावलंकर। इनके पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये प्रथम लोक अध्यक्ष थे ऐसे। फिर अगला है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के। फिर अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, तो ये जो है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के प्रणाली पर आधारित है। फिर आगे है कि जो धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है, तो ये केवल लोकसभा में। मतलब धन विधेयक के किस सदन में जो पुनर्स्थापित यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये केवल लोकसभा में। अगला, धन विधेयक राज्य विधान मंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केवल विधानसभा में। मतलब धन विधेयक राज्य विधान मंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल विधानसभा में। अगला है बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, तो बजट की रूपरेखा है वो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। क्या? बजट की रूपरेखा वो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जो है तैयार की जाती है। फिर है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है। क्या है? करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है, तो ये होता है भारत की संचित निधि में। फिर से देखो क्या है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों को से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है, तो ये भारत की संचित निधि में। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। क्या? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अगला है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। मतलब भारत की संचित निधि जो है उसे धन निकालने के लिए किसकी अनुमति मतलब अनिवार्य है, वो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, तो ये करता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। क्या? लेखानुदान जो होता है वो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। फिर अब हम तुलना देखते हैं, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। अगर हम देखें, देखो जो इस साधारण विधेयक क्या होता है यानी ऑर्डिनरी बिल, और धन विधेयक यानी कि मनी बिल। इस लोकसभा या राज्यसभा में इस लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण जो विधेयक है यानी कि ऑर्डिनरी बिल है, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित कर सकते हैं। जो धन विधेयक होता है इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। अगला है कि जो साधारण विधेयक है इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब चाहे इसे मंत्री या इसे गैर सरकारी सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो धन विधेयक होता है इसमें केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मंत्री हो या गैर सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर
इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक, मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये वाला है राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, मतलब इसमें ज़रूरी है। फिर जो साधारण विधेयक है इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब इसमें जो है संशोधन भी कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी या ऊंच नीच लगती है तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो है इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। और जो साधारण विधेयक होता है ये राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, और जो धन विधेयक होता है इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। जो साधारण मतलब जो ऑर्डिनरी बिल होता है यानी कि साधारण बिल, इसमें जो है राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। फिर इसमें दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर इसमें दोनों सदनों के बीच जो है असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर ये जो है विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। और ये विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर अगला है जो ये साधारण विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन जो वित्त मतलब धन विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। फिर देखिए धन विधेयक और एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती है। मतलब धन विधेयक से रिलेटेड संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो या धन विधेयक, इससे रिलेटेड दोनों सदन की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। अब हम देखेंगे प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। इसके बारे में देखें तो ये संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। मतलब प्राक्कलन समिति जो कौन से सदस्यों के द्वारा संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है, तो ये लोकसभा सदस्यों द्वारा प्राक्कलन समिति जो है संसद के लोकसभा सदस्यों द्वारा जो है गठित की जाती है। अगला है कि कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में कानूनी विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल जो है कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 6 महीने। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो बिना संसदीय के। फिर लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो माना जाता है समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है, तो ये 14 दिन तक। मतलब यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो राज्यसभा इसे जो है कम से कम 14 दिन तक, मतलब अधिक से अधिक 14 दिन तक रख सकती है। फिर है यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। क्या? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला, संसद की किस समिति में
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। मतलब संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये होता प्राक्कलन समिति। मतलब प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, वो भी बिना किसी राज्य की सहमति से। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के अनुमति के या सहमति के। फिर है संसद की लोक लेखा समिति का कार्य प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से। फिर अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों एवं 8 सदस्य जो है संघ राज्यों से चुनकर आते हैं तथा 12 जो होते हैं सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा इलेक्टेड यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। फिर है सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव। मतलब सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो ये हुई थी जो है दहेज उन्मूलन विधेयक यानी कि डाउरी एबोलिशन पर वर्ष 1961 में हुई थी। फिर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। फिर है संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। फिर है संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। मतलब संविधान हो, मतलब संसद हो या विधानसभा, उसके किसी भी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाएगी जब वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहे बिना सूचना के। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है, तो किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो यह है 18 वर्ष। फिर लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 1 घंटा। अगला संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है लाने का उद्देश्य, ठीक है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है, तो यह सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। अगला है संसद मतलब भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो यह है न्यायिक समीक्षा से। फिर अगला है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो यह है भारत की देन है। फिर अगला है संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रश्नकाल। फिर अगला देखो, लोक समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लोक लेखा समिति में। तो ये अब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे अगले से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से आप प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।